नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस संवाद में और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए त्याग करने वालों में अगर किसी का नाम सबसे पहले आता है तो वो है स्वर्गीय देवीलाल, उनके छोटे बेटे रणजीत सिंह चौटाला। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में बिजली, जेल और अक्षय ऊर्जा मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला। 1987 में चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री थे तब रणजीत चौटाला कृषि मंत्री थे। रणजीत सिंह चौटाला सांसद भी रह चुके हैं। पहली बार रोडी से विधायक बने और दूसरी बार रानिया से चुनाव जीतने के बाद अपने राजनीतिक कौशल के बल पर बीजेपी की पहली पसंद बन गए। कांग्रेस के साथ भी राजनीतिक सफर तय किया, लेकिन जिस सम्मान और मौके की तलाश थी उसे बीजेपी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया। बिजली विभाग को फायदे में लाने और बकायेदारों से वसूली के लिए जनवरी के शुरुआती माह में बिजली मंत्री ने एक कड़ा फैसला लिया था कि जो उपभोक्ता बिजली के बिल नहीं भरेंगे उनके बच्चों को परीक्षाओं में बैठने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हैं। कोरोना काल में प्रदेश और सरकार नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि मनोहर कैबिनेट में मंत्री और रणजीत सिंह चौटाला उन्हें मिले विभागों को लेकर किस रणनीति पर काम कर रहे हैं और मौजूदा हालात से निपटने और चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे बेहद खास मेहमान, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद मैडम कायनात जी। जी सर, सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकारों का राजस्व आना भी पूरी तरह से रुक गया। बिजली निगम जो कि पहले बहुत मुश्किल से घाटे से उबर पाया था, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा घाटे की तरफ जो है वो जाने लगे, क्योंकि सरकार जो है वो रियायत तो बरत रही है, लेकिन रियायत के साथ जो है राहत की भी जरूरत है, जनता को भी और सरकार को भी। कैसे मैनेज करेंगे? देखिए मैडम, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, हालात बहुत खराब है। कभी भी ऐसा नहीं है था। अमेरिका जैसे देश को भी बहुत सोचना पड़ रहा है, वहाँ लोग सड़कों पे बगावत कर रहे हैं। फ्रांस में ऐसा हो रहा है, तो सारी दुनिया में एक जनरल फिनोमेना है, सब जगह वर्ल्ड वाइड है। इसमें हिंदुस्तान अकेला अलग नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था कहाँ तक जाएगी मैं नहीं समझता कि इतना यह नुकसान है। हमारे देश में 65% लोग केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, जबकि दूसरे कंट्रीज में कहीं भी 2 से लेके 7 से ऊपर कहीं भी कृषि करने वाले लोग नहीं है। मैं पाकिस्तान का नहीं कहता, बाकी तो सभी कंट्रीज में, बांग्लादेश पाकिस्तान छोड़ दो, बाकी सब जगह तो जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है वो 2 to 7% है। हमारे 65% हमारी एग्रीकल्चर बेस रहा है। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ उन देशों जैसी हालात होंगे, पर इसका असर तो सब जगह पड़ा है। एयरलाइंस बंद है, इंडस्ट्रीज बंद है, रेलवेज बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है। अब थोड़ा सा खुलने लगी है, और उसके बाद सब मॉल्स बंद है, सिनेमा हॉल्स बंद है, आपके बाजार मेन बंद है, उसके बाद आपका पेट्रोल पंप बंद है। तो ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट को जो टैक्सेस आने हैं वो नहीं आ रहे, और इस करके थोड़ा फर्क तो इसका जरूर पड़ा है। पर मैं आपसे ये बताऊं कि ऐसी हालात नहीं है कि नहीं होगा। देखिए, हम एनसीआर में आते हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, इनका कोई बिल्कुल ऑथेंटिक तो कुछ नहीं हुआ करता। ये आपके इटली, जर्मनी, इन लोगों ने तो अपना चाइना से बिजनेस समेटना शुरू कर दिया है, और अमेरिका ने भी बड़ा खुलेआम अब कहने लग गया चाइना के अगेंस्ट। मैं समझता हूँ जो चाइना में जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज गई थी, उनके लिए सेकंड ऑप्शन इंडिया रहेगा। सस्ती लेबर है, हम एनसीआर के नजदीक है। हरियाणा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है। जैसे गुड़गांव में हमारे जो पूरे देश में टैक्सेस बनते हैं, उसके 37% अकेला हरियाणा में बन रहा है। ऐसी जो कारें बन रही है, उसका 40% कारें हरियाणा में बन रही है, मारुति ये सब इधर बन रही है। इसके अलावा जितने मोटरसाइकिल बन रहे हैं वो यहाँ, तो मेरे कहने मतलब इसके बाद हौजरी सर बिल्कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर जो है पॉलिसीज बना रही हैं, और आकर्षित हो सके इसके लिए कई नियमों में ढील भी दी गई है। वो सब तो अपनी ठीक है, भविष्य की बात है कि कैसे इंडस्ट्री आती है या नहीं आती है, वो दूसरी बात है। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में अगर हम अपने सर जो हमारे लॉसेस हुए हैं या संभावित हैं कि हो सकते हैं, और जहां भी हमें खर्च करना है, सरकार का अपना बजट होता है। हरियाणा सरकार बजट पहले ही पेश कर चुकी थी इस महामारी के शुरू होने से पहले, लेकिन चीजें बदली, उसके बाद कुछ और चीजों को भी अनाउंस किया गया।
उसके तहत हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पास जो अभी विभाग आपके पास है, आपके पास जेल विभाग है, दूसरा बिजली विभाग है आपके पास में, तो यहाँ पर कैसे आप चीजों को लेकर चल रहे हैं, कैसे मद को आवंटित करेंगे? देखिए मैडम, हमारे पास बिजली विभाग में 33,000 करोड़ का घाटा था, इसमें कोई दो राय नहीं। हम्म। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने टेक ओवर करा, उससे पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जी। और अब ये घाटा निकल के खाली हमने सारा घाटा निकाल के आज हम 400 करोड़ रुपए प्रॉफिट में है। हमने जो इंसेंटिव दिए हालात से या कोरोना से जो इफेक्ट हुआ उस बात से, उससे हमने कराया कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनमें टोटल बंद थी, प्रोडक्शन बंद थी, तो हमने जो 3 महीने ये गए उसमें उसका जो एक फिक्स जो किलोवाट पे चार्जेस होते हैं उसका हमने 10,000 था उसे माफ कर दिया। जहाँ 40,000 था उसका 25% माफ कर दिया। अगस्त टू दिसंबर उन्होंने हमने 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट कर दी कि आप अपना बिल भर दें। ऐसे ही हमने जो डोमेस्टिक कनेक्शन थे उसमें सरचार्ज 3 महीने का माफ कर दिया। केवल बेसिक पे है वही, उनसे बेसिक जो अमाउंट है वही ले रहे हैं। एक इतना तो हमें करना चाहिए था, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग है। जब लोगों को दिक्कत है, फैक्ट्री चली नहीं, हम उनपे एक फिक्स जो चार्जेस है वो उनसे हम कैसे लें, तो ये करके हमने ये उनसे कंसेशन दिया है। पर ऐसा नहीं है, हरियाणा में अपने रिसोर्सेज है बहुत, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसा सब स्टेटों को जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो पैसा है उसमें से मैं सिरसा में बैठा हूँ, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हूँ, सब मिनिस्टर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिए हैं। हमारे यहाँ अब तक जो खर्च हुआ है सरकारी पैसा वो 15 लाख रुपए हुआ है। हमारी संस्थाएं है वो खाना दे रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कई हालांकि थोड़ा सा लेबर क्लास में है, उन्हें समझाया जा रहा है, खाना भी दे रहे हैं, तो भी कुछ लोगों में अपने घर जाने के हो रहा है। अमेरिका के लोग भी 80 जा रहे हैं, वो भी उनकी अपनी एयरलाइन आ रही है, उन्हें लेके जा रही है। हर देश ऐसे कर रहे हैं, इंडिया भी एयरलाइन से उन्हें लेके आ रहा है। तो हर आदमी को अपना होता है कि उन्हें इतना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया इसका कि हर आदमी अपने घर में भाग के जाना चाह रहा है। पर हमारे इतना नहीं है जितना यूपी में, बिहार में या महाराष्ट्र में जितना लेबर का हुआ है अनरेस्ट, वो इतना हमारे नहीं है। पर थोड़ा सा ठीक बात है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, पर हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सब ठीक तरीके से मैनेज कर लेंगे। और हमारा इतना कुछ होने के बाद भी पावर में कोई फर्क नहीं पड़ा, कभी भी हमने ब्रेक डाउन नहीं होने दिया। हम पे सरप्लस पावर है और आज तक हरियाणा में बहुत बढ़िया तरीके से हमारा चल रहा है। 4,500 बिजली के महंगे होने को लेकर के भी विपक्ष अक्सर सवाल उठाता रहा है। ये भी उठता रहा है सवाल कि क्या कोई नया कारखाना बिजली का लेकर आई है मनोहर सरकार? इस बात को लेकर के भी विपक्ष उठाता रहा है सवाल। अब चुनौतियां तो बहुत ज्यादा हैं, इन हालात में क्या सरकार इस और भी कोई कदम बढ़ा रही है? देखिए मैडम, हमारे जितने थर्मल हैं सब हम पे अभी सरप्लस बिजली, हम पे कोई दिक्कत है नहीं है। तो उनमें कुछ के सारे नहीं चल रहे, जहाँ 500 मेगावाट के कहीं 3 उसके अपने बत्तियां लगी हैं, उसमें से 2 चल रही है, तीसरी अब सीजन अब आएगा उसमें सारी चलेंगी। हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। फिर भी अगर कोई होंगे तो हालात से फैसला कर लिया जाएगा। पावर प्रॉब्लम नहीं है, कभी ना पिछले साल में थी ना अब कभी नहीं है। ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के भी सरकार जनवरी माह में आगे बढ़ रही थी। कई आपकी तरफ से भी बयान आए थे कि ट्यूबवेल किस तरह से दिए जाने हैं, तो अभी उस दिशा में कितना काम आगे बढ़ पाया है? कितने आवेदन किसानों की तरफ से आ गए हैं और सरकार कब तक यहाँ पर जो है इसे अमली जामा पहनाएगी? देखिए मैडम, अभी 4-5 रोज पहले हमारी मीटिंग थी, सीएम साहब ने प्रेजाइड आउट करा, मैं भी था, मेरे विभाग के सब कर्मचारी थे। हमने सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें, कुछ लगता है तकनीकी दिक्कत आ गई है। तो बात हो रही है हरियाणा में बिजली मंत्री, जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से। लंबा राजनीतिक सफर इनका यहाँ पर रहा है और निर्दलीय विधायक ये चुने गए थे सिरसा के रानिया से और बीजेपी में उसके बाद शामिल हुए। बीजेपी ने इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए भरोसा जताया, कैबिनेट में इनको जगह दी गई और मुख्य कह सकते हैं कई महत्वपूर्ण विभाग जो हैं आज इनके पास हैं, उनको देख रहे हैं। और ये भी बताया कि इस वक्त जो है, जो बिजली निगम है, बिजली विभाग हैं, वो घाटे में नहीं चल रहे हैं और इस वक्त फायदे में ही हैं। जब हुड्डा सरकार के पास से सरकार जो है मनोहर लाल के हाथ में आई थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाला था प्रदेश की सत्ता को, उस वक्त यहाँ पर बिजली निगम काफी घाटे में जरूर चल रहे थे। इस बात का भी जिक्र यहाँ पर बिजली मंत्री ने किया, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी है, फायदे में जा रहे हैं। साथ ही किसानों को
ट्यूबवेल कनेक्शन देने की बात जो है सरकार उस पर भी आगे बढ़ रही है। इस पर हम ज्यादा जानकारी जरूर जो है वो लेंगे बिजली मंत्री से। जी सर, आपसे मैं जानना चाह रही थी, जो ट्यूबवेल कनेक्शन देने की बात सरकार ने की थी और करीब ये भी बताया गया था कि 84,000 किसानों ने इसके लिए आवेदन भी किया है, तो अभी तक कितने किसानों ने इसके लिए पैसा जो है दे दिया है सरकार को? कितनों को कनेक्शन मिल चुका है, कितनों को मिलना बाकी है, क्या चल रहा है अभी? मैडम, मैं जो कह रहा हूँ ना, मेरी रिप्लाई को ही आप दोबारा क्वेश्चन बना रहे हैं। मैं आपसे बताऊं, मैंने क्लियर करा था जी। कि टोटल हम पे जो 100 रुपए में बुकिंग हुई है वो 82,000 कनेक्शन है, और वो उन्होंने कोई डिपॉजिट नहीं करा, केवल 100 रुपए कोई बुक। उनमें बहुत लोग हैं जो आते ही नहीं कनेक्शन देने। वो तो सर 12 से 13,000 लेकिन सामने आया था बीच में आंकड़े के, कर चुके हैं पैसा जमा किसान। वो 12,000 है। 12,000 में हम 5,000 अभी दे देंगे, 7,000 रहेंगे। तो जैसे हम पे मोटर्स अवेलेबल होगी 5 स्टार हम दे देंगे, ये हमने कह दिया उसी से। और बिजली की कटौती को लेकर के भी एक सवाल उठ रहा था सर। फिर मैं क्लियर कर दूं, ये मैं जो सुनने वालों को सबको सुन जाए जी। हम पे 100 रुपए कनेक्शन जो जिन्होंने बुक कराए वो बुकिंग नहीं होती। 100 रुपए अपनी पर्ची कटवा के चले गए। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्त फोन कर दे कि हमारा भी बुक करा दे, हमारा भी कर ले, 100 रुपए मेरे भी जमा करवा दे। वो ऐसे भी ऐसे जा रहे हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है। वो तो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट में नाम कराने के लिए कर दिया। बुकिंग तो जब होती है, जब सिक्योरिटी देते हैं, मोटर के पैसे देते हैं, पोल के पैसे देते हैं। तो सर क्या आप हम ये पे कहीं लगता है फिर यहाँ पर के जो बातचीत है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई है, पारदर्शिता की थोड़ी कमी है, क्लियर नहीं है चीजें किसानों को, इस वजह से इस तरह की स्थिति है? नहीं, हमारी पारदर्शिता क्लियर है। ये तो अपोजिशन के लोग बिना बात का शोर करेंगे जी 82,000 कनेक्शन है, 84,000। मैंने बता दिया वो 100 रुपए की बुकिंग है, उससे तो वो अपना दे गए, हमने ले लिए काउंटर पे। वो कोई उससे ये नहीं होता। वो तो फिर ये है कि अपना और किसी का नंबर नहीं है। कनेक्शन जो सीरियसली बुक करे वो 12,000 लोगों ने करे, जिनमें हम 5,000 दे रहे हैं, और 7,000 जैसे ही हम पे मोटर अवेलेबल होगी, अगर हमें 2 महीने में आगे 2 महीने में नक्की कर दें। इसके लिए कोई तारीख भी तय कर ली गई है कि इतनी डेट तक जो है ये सब कुछ चीजें कंप्लीट कर दी जाएंगी? देखिए मैडम, मैं आपसे बताऊं, आप भी इस बात को समझते हैं। टोटल जो बुकिंग आई है जिन लोगों की, जिन्होंने पैसा दिया, वो 2.5 से 3 लाख रुपया है एक कनेक्शन के लिए। और जिन लोगों ने 100 रुपया दिया, वो कोई अमाउंट है क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप इस बात को सोल्व कर दें। वो तो 100 रुपया अब यूं लिस्ट पे लाइन में लगने के लिए दिया गया। वो 82,000 उसे हम सीरियसली नहीं देते। सर जैसे जी जी, आप पूरी कीजिए बात। जिन लोगों ने 2-2, 3-3 लाख रुपया दिया था, उन्होंने मोटर के भी दे दिए, पोल्स के भी दे दिए, उसका आपका केबल के भी पैसे दे दिए, और सिक्योरिटी भी दे दी। उन लोगों के कनेक्शन केवल 12,000 लोगों के हैं। तो सर जो लोग पूरा यहाँ भुगतान कर चुके हैं, मैं उन्हीं से रिलेटेड जानना चाहूंगी कि अभी जैसे सारी चीज़ें धीरे धीरे करके खुल रही हैं, तो कब तक जो है उनको वो चीज़ें पूरी उपलब्ध हो जाएंगी जिसके लिए आवेदन किया ट्यूबवेल, कब तक उनको मिल जाएगा? जी सर, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? लगता है हमारा कनेक्शन यहाँ पर फिर से टूट गया है। दोबारा हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो 3,976 किसानों को 5 स्टार मोटर आने पर ट्यूबवेल कनेक्शन देंगे। 4,000 किसानों को 15 जून तक कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है, ये सरकार की तरफ से कहा गया था। हालांकि इस पर हम ज़्यादा जो है वो क्लियर जवाब चाहेंगे कि बिजली मंत्री खुद यहाँ पर दें, रणजीत सिंह चौटाला, की कब तक ये कनेक्शन जो है वो दे दिए जाएंगे। बिजली विभाग के पास, जैसा खुद अभी यहाँ पर बिजली मंत्री ने बताया कि 84,000 किसानों ने आवेदन जो है किया है, लेकिन ये आवेदन कोई मायने नहीं रखते हैं क्योंकि जो राशि यहाँ पर दी गई है वो बेहद मामूली यहाँ राशि है। सर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो लोग आवेदन कर चुके हैं, पैसा भी पूरा दे दिया है, उन तक कनेक्शन कब तक दे दिया जाएगा? 15 जून तक का समय तो सरकार ने रखा है, लेकिन क्या 15 जून से आगे भी ये डेट जा सकती है? मैडम, हमने 15,000 जो आपके ये 5 स्टार मोटर्स है, इसके लिए ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, जिसमें हमें केवल 5,000 सप्लाई हुई है। अब जब उसका एक ही मैन्युफैक्चर है, जब हमें सप्लाई होगी तो हम कर देंगे। ये हमने जब किसानों से एग्रीमेंट करा तब ये लिखा है कि जैसे मोटर अवेलेबल होगी हम आपको कनेक्शन देते जाएंगे। अब हम पे 5,000 आए, हम लटका के नहीं दे रहे, 5,000 लोगों को दे रहे हैं। तो सरकार ने टोटल अपने पास कितना लक्ष्य रखा है कि उसे कितने ट्यूबवेल कनेक्शन देने हैं? क्या यहाँ पर ये खुला ही रहेगा कि अब कितने भी किसान आ जाएं, रजिस्ट्रेशन करा दें, पैसा दे जाएं, या कोई एक निर्धारित रखी है सीमा, नंबर ऑफ किसान के कितने किसानों को दिया जाएगा? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ।
हम पे अब तक 12,000 से 5,000 हो जाएंगे, 7,000 बचेंगे। 7,000 जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे या जिस दिन हम पोर्टल खोलेंगे उस दिन नई बुकिंग फिर आ जाएगी। फिर जिस दिन बुकिंग आएगी, जितने आएंगे उन्हें हम अगले कनेक्शन देंगे। ये डिपेंड करता है कि हमें अवेलेबिलिटी कब है, तब उसके बाद देंगे। जी सर, अभी जैसे सरकार ने ये कहा है कि कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और कोई सरप्लस वसूला नहीं जाएगा बिजली का। ऐसे में ये बड़ा सवाल हो जाता है कि अगर कोई पहले के ही बकायादार जो बिजली बिल नहीं पहले चुका रहे थे, अब अगर इसी तरह से नहीं आगे चुकाते हैं तो फिर से लेनदारी जो निगम की है वो बढ़ती जाएगी और देनदार जो है वो फिर से बेफिक्र होकर बैठ जाएंगे। तो सरकार इस दिशा में कैसे आगे बढ़ेगी? कोई नहीं मैडम, हमारे फैसले हमने सब हालात देख के करे हैं, हमें कोई वो चिंता नहीं, हमें अपना मैनेजमेंट करना आता है। मैं आपसे एक बताऊं कि हमने जो करा है, लोगों से ये करा है कि वो 3 महीने जब तक ये बिल कुछ लोगों ने ऑनलाइन भर दिए, उनका जिनका फालतू आ गया, क्योंकि इन दिनों में किसी के घर में कोरोना करके हमने किसी का घर विजिट करने से मना कर दिया था कि कहीं एक ही आदमी अगर एक गांव में 2,000 घरों में घूम के उनके बिल लेके आता है जी। वो कोरोना सस्पेक्टेड हो तो गांव में सारे में सब में दिक्कत आ जाएगी। इस करके हमने कहा कि घरों में जाके आप मीटर रीडिंग नहीं करेंगे, एक अंदाजे से एवरेज निकाल के पिछले 6 महीने में क्या था, साल में क्या था, और कम से कम जो पिछले साल में 2 महीने कौन सा बिल था, उससे एक सब चीजें असेस करके एक 2-2 महीने का बिल हमने भेज दिया। उसमें कुछ लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, जिन्होंने नहीं करी कुछ लोग कहते हैं जी उसमें अमाउंट ज्यादा आ गया। अंदाजे से अंदाजे नहीं है कि कभी 200 किसी के बढ़ के आ सकते हैं, किसी के 100 कम भी आ सकते हैं। हमने कहा कि जिनका फालतू आ गया उसका नेक्स्ट बिल में एडजस्ट कर देंगे, और जिन्होंने नहीं भरा वो उनका दोबारा हमें कंप्लेंट करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1912, और दूसरे सभी ऐसी को जितने डिस्ट्रिक्ट में है उनसे अथोराइज किए हैं कि वो उन लोगों का अगर किसी का फालतू है तो रिवीजन कर दो, जो है वो दे दो। 31 मई तक तो हमने वैसे ही छूट दे रखी है। 31 मई के बाद डिपेंड करेगा कि लॉकडाउन आगे बढ़ता है या 31 को कुछ और ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी, उसके बाद ही हम फैसला करेंगे। 31 मई तक तो हमने कह दिया कि इतने तक किसी का बिल है तो शिकायत कर हम ठीक करेंगे, और उसके बाद अपना बिल पेमेंट करें। इतना जो 3 महीने का है उसमें कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, जो बेसिक अमाउंट है वही हम चार्ज करेंगे। लेट भरने का कोई वो सरचार्ज नहीं लगेगा। जी चलिए, ये एक बेहद कह सकते हैं कि राहत भरी जो है खबर रहेगी लोगों के लिए सरकार की तरफ से। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे सर कि अभी जैसे उद्योग भी धीरे धीरे करके शुरू हो रहे हैं, लेकिन जैसे बिजली की खपत है, कमर्शियल चार्ज जो है जो पहले था, क्या उसी को उतना रखा जाएगा या उससे और कम पर सरकार बिजली उपलब्ध करवाएगी उद्योगों को? क्योंकि उद्योगपति भी इस वक्त जो है सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। किसानों के लिए कितना यहाँ सरकार रखने वाली, क्या यहाँ भी कुछ चेंजेस किए गए हैं जो दरें तय की गई थी बिजली बिल की यूनिट को लेकर? देखिए मैडम, यूनिट पे तो पहले भी कोई ऐसा नहीं हुआ था, ना कभी कभी कम करे थे ना कभी ज्यादा बढ़ाए थे। पर जो इंडस्ट्रीज के लिए उसमें ये था कि इंडस्ट्री में अभी बंद पड़ी थी, जो उनका फिक्स अमाउंट होता है किलोवाट के हिसाब से, किसी का 10,000 लगता है, वो 40,000 तक जो स्मॉल स्केल और छोटी इंडस्ट्री में उन्हें हमने कंसेशन दिया है। बड़ी जो इंडस्ट्री है उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमने एक इंसेंटिव दिए हैं, उनका जो फिक्स अमाउंट है, छोटे वाले को तो टोटल माफ कर दिया, बाकी का हमने 25% करा है, और इक्वल इंस्टॉलमेंट कर दी। अगस्त से दिसंबर तक वो इस पैसे को 6 किस्तों में भर सकते हैं। ये हमने उनको एक हालात देख के कोरोना करके लॉकडाउन के इफेक्ट से थोड़ा उन्हें हमने फायदा दिया है। जी सर, ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है बिजली विभाग की ओर से, निगम की ओर से, इससे कितना अतिरिक्त भार जो है वो पड़ेगा और कैसे ये फिर आगे आने वाले वक्त में इसको कैसे मैनेज जो है वो किया जाएगा, कैसे भर इसकी जो क्षतिपूर्ति है वो हो पाएगी? देखिए मैडम, राशन बांटा जाता है तो ये नहीं देखा जाता, तब ये देखा जाता है कितने लोग भूखे, इनको खाना मिल गया क्या। अब हालात ऐसे, हमने अपनी इंडस्ट्रीज बचानी है, हमने उन इंडस्ट्रीज के लोगों को बचाना है, इस करके हमने करा। हम अपने हालात से जब देखेंगे अपना सिस्टम उसे ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना थोड़ा अगर समय आएगा तो उसको झेल सकने की भी क्षमता है। हमारे मुख्यमंत्री जी सब बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा मैनेज किया, मैं कोई दिक्कत नहीं। सर, इलेक्ट्रिक मीटर स्कीम भी शुरू होने वाली थी, उस पर क्या कहेंगे? वो कब तक जो है वो आ जाएगी, पाइपलाइन में है, कब तक? जी, स्मार्ट मीटर कुछ लगे हैं, कुछ शहरों में करनाल में लगे हैं, कुछ गुड़गांव में लगे हैं, बाकी हमने ऑर्डर प्लेस करवाए हैं, वो इन पाइपलाइन में है, और वो जैसे ही आएंगे हम सब लोगों से लगाने शुरू करेंगे।
जेल मंत्री भी हैं आप। जेल से जी जुड़ी हुई व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है? लॉकडाउन 4 है, रियायतें तो है, पैरोल पर भी कई कैदियों को भेजा गया था। जी। वापस बुलाने वाले हैं या बढ़ाने वाले हैं पैरोल? मैडम, हमारे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि जो कैदी है उन्हें, क्योंकि लॉकडाउन है, जेलों में बहुत ज्यादा कैदी हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा एक सिस्टम से कुछ गाइडलाइंस तय करो, स्टेट अपनी करे और हमारे कोई जो जुडिशरी का आदमी है उससे बैठ के करे। उन्होंने हाई कोर्ट को गाइडलाइन दी। उनके यहाँ से एक माननीय जज है राजीव शर्मा, हाई कोर्ट के जज है, वो हरियाणा के इंचार्ज थे। जी। उनके नीचे 3 आदमियों की एक कमेटी बनी, एक हमारे होम सेक्रेटरी थे, एक डीजीपी प्रिजन थे। तीनों ने बैठ के गाइडलाइंस तय करी। उन्होंने जो गाइडलाइंस तय करी, जो पैरामीटर तय किए, उसी में हमने आगे इनको जेल देने का, इनको रिलीफ देने का फैसला करा। हमारे हरियाणा जेल में कोई 23,000 लोग हैं, जिसमें से अब तक हमने 4,000 आदमी को, नीचे एक सेशन जज और डिप्टी कमिश्नर और सुप्रीडेंट पुलिस और सुप्रीडेंट जेल, इन 4 आदमियों की कमेटी बनी। उन्होंने सबका रिकॉर्ड देख के जो कैदी 7 साल से कम कैद है, जिनकी सजा, जो जिनका जेल में आचरण बहुत बढ़िया रहा है, जो जब भी पैरोल पे गए हैं तो उन्होंने टाइमली आके, बिल्कुल 1 घंटा भी लेट हुए अपने टाइम से रिपोर्ट कराया, उन्हें हमें अच्छे लोगों में गिनते हैं। उन लोगों को हमने रिलीफ दिया है। 65 साल के ऊपर के जो थे उन्हें भी हमने थोड़ा सा और ज्यादा, हफ्ता 2 हफ्ता फालतू उन्हें रिलीफ दिया है। इसके अलावा जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं, उन्हें, जो जिन्होंने मर्डर करा, जो रेपिस्ट है, या जिन्होंने फिरौती ली, या जिन्होंने एसिड अटैक करा, किसी पे एसिड फेंक दिया, इन लोगों के लिए कोई कंसेशन नहीं था। तो ऐसे करके हमने जो तय करा, उसमें सेशन जज ये करे, हाई कोर्ट के जज वहाँ थे हमारे साथ, माननीय राजीव शर्मा जी, इन्होंने गाइडलाइन दी कि उसी में ही हमने उसे पैरामीटर मान के हमने 4,000 लोगों को जेल से रिहा करा। 2,000 कोर्ट ने ही, क्योंकि उनका भी एक आजकल इन दिनों में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, उन्होंने भी 2,000 लोगों को जेल से बाहर करा। तो हमारे 6,000 कैदी जो है वो पिछले, आप समझे कि 2 महीने से बाहर जा रहे हैं, और उन्हें पहले 6 हफ्ते की थी, फिर दोबारा हमारे हाई कोर्ट के जज साहब ने फिर एक दोबारा कमेटी की मीटिंग करी। लॉकडाउन बढ़ गया था तो फिर उन्होंने आगे 6 हफ्ते उसे और बढ़ा दिया। तो अभी ये फिर 6 हफ्ते का उन्हें दे दिया गया था, ये कुछ पिछले 20 दिन पहले। तो इतने तक हमने उनको दे दी। 6,000 हमारी प्रेजेंट जेल में जो 20,000 आदमी, 19,000 अंदर है, उन जो अभी जो बैलेंस रह गया 23,000 में से 6 चले गए, पीछे 17,000 रह गए, उनमें कोई भी कोरोना इफेक्टेड नहीं है। कुछ लोग जो जेल वार्डर वगैरह छुट्टी पे गए थे, या वो लोग जो नए ट्रायल में होकर हमारे पास भेजे गए थे जेल में, वो उन्हें, वो सजायाफ्ता नहीं थे, कैदी थे, ट्रायल के कैदी थे, उन्हें 1-2 में ऐसे केसेज आए, वो हमने उन्हें बाहर रखा, उन्हें क्वारंटाइन करके रखा, उसके बाद फिर उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिए। हमारी जेल में कोई भी आज के दिन, जो 19 जेल है हमारी, 2 सेंट्रल जेल है, 17 स्टेट की है, उनमें एक भी कैदी के आज के दिन कोरोना नहीं है। जी। और सर जैसे जी जी आप बात पूरी हमारे कीजिए। मुख्यमंत्री जी का इतना बढ़िया मैनेजमेंट था, सारी कैबिनेट ने, सारे नीचे एडमिनिस्ट्रेशन जेलों के जितने थे मिलके, हालांकि चारों तरफ हमने बॉर्डर सील कर लिए, और स्टेटों में कहना नहीं चाहिए कि अच्छी बातें नहीं है कि उन स्टेटों में नंबर ऑफ ज्यादा है। हमारे यहाँ तो टोटल 847 है और 14 की डेथ हुई है। लेकिन सर अब यहाँ भी तेजी के साथ नंबर जो है बढ़ रहा है, संक्रमण की दर तेजी के साथ बढ़ रही है, 1000 के पार केस पहुंच चुके हैं हमारे मैडम 993 टोटल है, और डेथ जो हुई है केवल 14 हुई है। अब आप महाराष्ट्र में देखें, आप गुजरात में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, दिल्ली में देखें, राजस्थान में देखें, हमारा हरियाणा में काफी बहुत अच्छा रहा है। हम तो नहीं चाहते कि किसी स्टेट में भी बढ़े, इंडिया में सब स्टेटों से लेट बढ़ा। शुरू में मोदी जी ने जो लॉकडाउन कर दिया, उसी लॉकडाउन से बचे हैं, इसी से हमें फायदा हुआ। अब ये जो लॉकडाउन जैसे 4 के अंदर राज्य सरकारों को कई अधिकार जो हैं वो दे दिए गए हैं केंद्र की तरफ से, इसमें आप कैसे देखते हैं कि अब आपसी कोऑर्डिनेशन से और चीजें बेहतर तरीके से हो पाएंगी, या थोड़ी सी कहीं मुश्किलात भी आपको दिख रही हैं? देखिए मैडम, मैं जब से लॉकडाउन लगा है, इस देश में एक विपक्ष रहा है, उसके बाद कांग्रेस और दूसरी रीजनल पार्टी रही है। अब तक किसी ने भी विरोध नहीं करा। सब लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर हमारे जिन्होंने समय से फैसला लिया, उनके साथ पूरा देश एकजुटता में खड़ा हुआ। जब भी उन्होंने कोई कॉल करी, उन्होंने जब ये कहा कि सब लोग बाहर निकल के
10-9 मिनट गैलरी में खड़े होंगे, तालियां बजाएंगे, पूरे देश ने ऐसे करा, चाहे वो साउथ था, ईस्ट था, वेस्ट था, नॉर्थ था। जब उन्होंने कहा कि बाहर आप निकल के दीप जलाएंगे, मोबाइल की टॉर्च करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, तो पूरे देश ने ऐसा ही करा और लोगों ने अपने आप को बहुत कंट्रोल करा। हम हमारे यहाँ देखते हैं सब गांव में लोगों ने पहरे लगा रखे हैं, सब गाँव में बार सैनिटाइज यूज हो रहा है और उसके बाद मास्क लगा के लोग कर रहे हैं। गांव में कहीं भी कोरोना नहीं। हमारे सिरसा में 2 केस हुए थे, वो दोनों ठीक हो गए, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। आज जिले में एक भी केस नहीं है, पर फिर भी लोग बड़े एहतियात ले रहे हैं। फसल का टाइम था, किसान डोमिनेटेड स्टेट है, इस तरह के लोगों ने फसलों के टाइम अपने आप ही गए खेतों में, किसी ने उन्हें रोका नहीं, सरकार ने भी उन्हें रिलैक्सेशन दे दिया था। फसलें टाइम से उन्होंने समेट ली। तब जो गेहूं वगैरह के पिछले टाइम से भी रिकॉर्ड टाइम में लोगों ने अपना इकट्ठा करके मंडियों में सारा बेच दिया। सर एक मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगी, जैसे अभी आपने कहा कि 4000 जो इस वक्त कैदी हैं वो पैरोल पर बाहर हैं और आगे भी उनका बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी हालात इतना जल्दी ये कोई नहीं कह सकता है कि कब काबू में पूरी तरीके से आ पाएंगे। एहतियात तो बरतनी ही है। जब वो लोग वापस आएंगे जो कैदी गए हुए हैं पैरोल पर, तो कैसे व्यवस्थाएं जो हैं वो की जाएंगी आपकी तरफ से, उसके बारे में भी अभी से कोई रोड मैप तैयार कर लिया गया है? क्या किया जाएगा, कैसे क्वारंटीन करेंगे, जांच को लेकर कैसे आप जो है चीजें करने वाले हैं? जेल प्रशासन के साथ में क्या कुछ अभी तक इस बारे में बात हो पाई? हाँ मैडम, मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए, जब लॉकडाउन हटेगा तो सब जब एकदम नॉर्मल चीजें हो जाएगी तभी हटेगा। और उस वक्त मैंने समझा कोई कोरोना बहुत नीचे जब जाने लग जाएगा, खत्म होने के बाद तभी लॉकडाउन हटेगा। और जब लॉकडाउन हटेगा तो मैं नहीं मानता कि किसी को कोरोना होगा, फिर भी हम इसे रिस्क नहीं लेंगे। जो आएंगे कैदी वापस, उन्हें भी हम एक टाइमली उनका ब्रेकअप करके आज 50 लेंगे, कल 100 लेंगे, अगले दिन हम 70 लेंगे और उनको फिर हम लेके चेक करके जेलों में जाने देंगे। उनमें भी कोई है होगा नहीं, अगर फिर भी कोई उसमें निकला तो भी हम उसे बाहर आइसोलेशन में रखेंगे, डॉक्टर के हॉस्पिटल में जरूरत पड़ी तो वहां रखेंगे। जब ठीक हो जाएगा तो जेल में भेजेंगे। जेल में किसी को भी जो कोरोना सस्पेक्टेड है उसको एक को भी नहीं जाने देंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, क्योंकि वक्त अभी बहुत कम बचा है हमारे पास में, तो हम चाहेंगे ज़रा, क्योंकि प्रदेश की जनता बहुत उम्मीद लगाकर बैठी है सरकार से, आपकी तरफ भी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। आपके पास कई महत्वपूर्ण विभाग है, बिजली विभाग आपके पास है, अक्षय ऊर्जा विभाग आपके पास है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन देंगे जनता को? मैं मैडम आपके सवाल का एक छोटा सा हिस्सा रह गया, पहले तो मैं वो आंसर कर दूं, फिर 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। जी, आपने कहा था ये स्टेट पे डिपेंड करेगा कि सेंटर से करेगा। देखिए, ये हमारा दोनों स्टेटों का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिलकर कोऑर्डिनेशन होता है। हम कोई भी स्टेप बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे कोई विपक्ष की सरकार है, सरकार बिना सेंटर के नहीं कर सकती। सब पैसा वहाँ से प्लानिंग कमीशन से आता है, सारा कुछ एड जो मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है। फाइनेंस, सारा देश का सब कुछ सिस्टम उनके पास है। तो हमारा आपस में कोई है नहीं और कभी सेंटर भी स्टेट को इग्नोर नहीं करता। आपस में मिलके चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में सब में मिलके आपस में बातचीत करके ही अगले कदम बढ़ाए जाते हैं। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो मिलके मुकाबला करा जाता है। नंबर 2, दूसरा, मैं जो जेल में आपने पूछा उसमें एक सवाल रह गया था कि जेलों में हमारे, आप सुन के बहुत आपको अभूतपूर्व अचंभे वाला लगेगा कि हमारी जेलों में जिन्हें लोग समझते हैं कि या तो कैदी और सब अच्छे लोग नहीं है, उस जेलों से हमारे रोज 20,000 पैकेट खाना बन के हमारी अंदर मशीन है जिसमें 1 घंटे में आप 5,000 आदमियों का खाना तैयार करते हैं। हमारी जेलों से 20,000 आदमियों का खाना इस पूरे लॉकडाउन में पैकेट बन के बाहर आता था, जिसे लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया। हाईली हाइजीनिक खाना था। ये जेलों में पहली बार हरियाणा में ऐसा मामला। क्या ये अभी भी व्यवस्था जारी है? ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है? अभी भी जारी है, अभी भी जारी है, आज भी जारी है। हमारे भिवानी जेल से, रोहतक जेल से, जींद जेल से, सोनीपत जेल से आज भी खाना बन के जा रहा है। चलिए, और कैदी खाना बना के। चलिए, बस एक आश्वासन प्रदेश की जनता को हम चाहेंगे आपकी तरफ से क्या दिया जाएगा, क्या दिया जा सकता है? मैं उन्हें विश्वास देना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो वो अपने सेहत से महफूज रहे, अपने आप को बहुत बचा के रखें। लॉकडाउन, इस कोरोना का कोई भरोसा नहीं है। चाइना में भी दोबारा स्टार्ट हो गया। ये ऐसी एक वायरस है जिसका मैं नहीं कह सकता कितना इसका कोई ऑथेंटिक तो किसी पे नहीं, आज तक किसी को नहीं, सब हवा में बातें कर रहे हैं। पर इसे हवा की बातें मान ले कि बाहर जो अभी CNN का एक चैनल में देख रहा था, उस दिन आ रहा था कि पूरे वर्ल्ड का इतना बारीक है, उसे अगर बहुत
आप बड़ी माइक्रोस्कोप से भी देखें तो भी ये देखने में नजर नहीं आता। और जी। पूरे वर्ल्ड में जितना कोरोना फैल रहा है इसकी टोटल वेट जो है वो 1 ग्राम में बताते हैं। मुझे भी नहीं बिलीव हो रहा है ये, पर ये जो CNN चैनल की बात बता रहा हूँ, ये ऐसी विश्व महामारी है जिससे बहुत बच के रहना चाहिए, कभी कोई चांस नहीं लेना चाहिए, कभी जीवन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, पर इसके एहतियात साथ बिल्कुल पूरे जरूरी है। पूरे एहतियात रखें, हमें अपने काम भी करके बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे रिलैक्सेशन मिले हमने देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम मिले। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे जी। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इन क्राइसिस से पूरे देश में और प्रदेश में निकल के बाहर आए, लोगों का कोई नुकसान, जान हानि का नुकसान नहीं हो, लोग ठीक होके बिल्कुल, रिकवर करके। बहुत सभी हमारा सुरक्षित हरियाणा रहें का और सेफ रहें। हमारा जी। हरियाणा का मैं लोगों को विश्वास देना चाह रहा हूँ, आज भी केरला के बाद सबसे बढ़िया हमारा रिकवरी रेट हरियाणा का नंबर 2 पे है। चलिए हम पायदान में हिंदुस्तान में नंबर 2 पे खड़े हैं। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हरियाणा सरकार बहुत को धन्यवाद और मैडम, इस हरियाणा थैंक यू। सरकार में शामिल सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को। सर बहुत बहुत शुक्रिया रणजीत सिंह चौटाला जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त हमें दिया और तमाम जो सवाल यहाँ पर हमने आपसे पूछे उन सभी के आपने विस्तार पूर्वक जवाब दिए। बहुत शुक्रिया एक बार फिर बहुत से धन्यवाद, आपका थैंक यू। खबर फास्ट के साथ ई संवाद में जुड़ने के लिए। तो खबर फास्ट पर ई संवाद जो है लगातार जारी है। हम पूछ रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से सवाल, जो दे रहे हैं सीधे आपके सवालों से जुड़े हुए जवाब। आगे भी ये संवाद जो है वो जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।